हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 49 से 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से 16 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 49 से यहां पर 16 कैसे बना है। तो यहां पर 49 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 49 में से -33 करके यहां पर लिखा गया है 16। तो यहां पर देखिए 49 में से -33 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 16 और 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 95 के अंदर है और इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इस 49 की तरह इस 95 से भी हम क्या कर देंगे, इस 95 में से क्या करेंगे 33 को घटा देंगे। तो 95 में से 33 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 62। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 62। अब हमें देखना है कि संख्या 62 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 62 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों शब्दों में से विषम शब्द कौन सा है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने दिए गए हैं 4 शब्द। यदि आप इन चारों शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों शब्दों में से 3 शब्द तो आपको क्या दिखेंगे, एक समान दिखेंगे। और मेरे भाई इन 3 के अलावा जो एक शब्द है वो क्या होगा, इन 3 से अलग दिखेगा या फिर विषम दिखेगा। उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर यदि आप इन चारों शब्दों को ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखिए पहले ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है जापान। तो मेरे भाई जापान क्या है, जापान एक है देश। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी क्या है, तो मेरे भाई बांग्लादेश भी एक क्या है, देश है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, भूटान। भूटान भी क्या है, तो मेरे भाई भूटान भी एक क्या है, देश है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है ढाका। तो मेरे भाई ढाका क्या है,
तो ढाका एक क्या है, राजधानी है। अब यहां पर देखिए इन चारों में से अलग या विषम शब्द कौन सा है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए जापान, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों तो क्या है, देश हैं। और जो ढाका है ऑप्शन डी के अंदर, ये क्या है, राजधानी है। तो ये तीन तो क्या है, एक समान है। और मेरे भाई राजधानी क्या है, अलग है। तो यहां पर इन चारों शब्दों में से विषम या अलग शब्द हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और यदि ये तरीका आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक पंक्ति में राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो राजेश दाएं से कितने स्थान पर है और बाएं से कितने स्थान पर है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और जो संख्या आए टोटल है उसमें से एक को कम कर देना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिख देंगे 17। उसके बाद में देखिए राजेश बाएं से है 13वें स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 13। अब इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और जो टोटल आएगा उसमें से एक को कम कर देंगे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना, 30। और 30 में से यदि हम एक को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 29। यानी कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी 29। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 29 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग यानी कि सभी विषयों पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है
कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए भाग के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले है 18, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 24, 24 के बाद में क्या है, माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। उसके बाद में 6, 6 के बाद में गुणा, उसके बाद में फिर से 6, फिर क्या है, भाग, भाग के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस, माइनस के बाद में 3, और इसके बराबर में कितना है, 39। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 24 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 18, उसके बाद में देखिए प्लस, अब 6 का भाग 24 में देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौका 24 है। उसके बाद में क्या है, गुणा, उसके बाद में 6 माइनस 3, फिर इसके बराबर में है 39 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, भाग करने के बाद में करेंगे गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 और 6 का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर है 18, उसके बाद में क्या है, प्लस, अब 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है माइनस का 3, और इसके बराबर में है 39। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है प्लस का 18 और प्लस का 24, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 18 और 24 हो जाएगा 42। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 42 में से माइनस 3 कर देंगे, और इसके बराबर में कितना है, 39 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 42 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 39 है, और इसके बराबर में भी कितना है, 39 है। यानी कि यहाँ पर समीकरण सोल्व हो गया। RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। यानी कि चारों ऑप्शंस के इन अंदर, यानी कि चारों ऑप्शंस के अंदर जितने भी चिन्ह दिए गए हैं प्लस माइनस के या फिर भाग या गुणा के, उन सभी को इस समीकरण के अंदर रखकर आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध है 172 के साथ में, उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 49 से यहां पर 172 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से 172 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। अब किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 49 से 172 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर देखिए 49 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 49 मिलकर बना है 4 और 9 से। तो यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 49 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 9 मिलकर बन जाएगा
13। अब 13 से 172 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 13 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, और इस 169 के अंदर भी यहाँ पर क्या किया गया है, +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 172। और ध्यान से देखिए 172 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 95 के अंदर है, और इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 49 की तरह इस 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 14 का कर देंगे स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196। ठीक है, और इस 196 के अंदर हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 196 के अंदर +3 करेंगे तो यहाँ पर 196 और 3 मिलकर बन जाएगा 199, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 199। अब हमें देखना है कि संख्या 199 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 199 में दी गई है ऑप्शन है ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु कोशिका। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ठीक है, और यहाँ पर छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 2002 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2008 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2010 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नए सिलेबस के आधार पर ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी क्वेश्चनों के साथ में आप उस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में कमेंट करें, ताकि इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से डोलराइट किस प्रकार की चट्टान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि डोलराइट किस प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डोलराइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तकें किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता था राजा राम मोहन राय। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजली के उपकरणों में कौन सा धातु सुरक्षा फ्यूज तार के लिए उपयोग होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊर्जा का मापन जूल में होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73, यहाँ पर देखिए मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।